साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चिकित्साधिकारी बलरामपुर अस्पताल। आज मैं आपसे टाइफाइड या टाइफाइड फीवर के बारे में बात करूंगा, जिसको लोकल भाषा में मोतीझरा भी कहते हैं शायद। ये टाइफाइड फीवर के बारे में आप देखेंगे कि आम आदमी खूब बात करता है, साहब हमारे बच्चे को टाइफाइड हो गया, हमारे उनको टाइफाइड हो गया। होता ये है कि अक्सर मरीज आते हैं, साहब बहुत लंबे समय से हमको बुखार आ रहा है, बार बार बुखार पलट जाता है, जब जांच कराते हैं टाइफाइड निकलता है। दवा खाते हैं, आराम करते हैं, फिर बुखार आने लगता है, फिर सब टेस्ट कराते हैं, फिर निकलता है। तो या तो टाइफाइड फीवर का जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट है, दवा से काम नहीं कर रहा है, उस पर किसी की नज़र नहीं जा रही है, या जिस वजह से पहली बार इन्फेक्शन शरीर में गया उस पर कहीं रोक नहीं है, या जो मरीज है वो ज़रा सा बुखार डाउन होता है, पूरा कोर्स नहीं करता है डॉक्टर की सलाह के अनुसार। तीसरी बात ये हो सकती है कि टाइफाइड फीवर ना हो, हम बार बार उसके टेस्ट करा रहे हों और वो इस तरह से पॉजिटिव आ रहा हो कि दूसरी बातों पे मरीज की जो दूसरे बेसिक बीमारी है उस पर ध्यान न जा रहा हो, जैसे मलेरिया से बुखार आ रहा हो, टीबी से बुखार आ रहा हो, वहाँ पे ध्यान न जा रहा हो, और हम टाइफाइड किसी और कारण से पॉजिटिव आ रहा हो जिसके कारण की चर्चा हम करेंगे, और सही बीमारी ढूंढी न जा पा रही हो और मरीज का मर्ज बढ़ता चला जाए, मरीज की जान को खतरा हो जाए। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज टाइफाइड फीवर के बारे में बात करेंगे। इस बीमारी का सबसे पहला वर्णन डॉक्टर थॉमस विलिस साहब ने 1659 सन में किया था। ये एक बैक्टीरिया या जीवाणु जनित बीमारी है जो एंट्रोबैक्टीरियसी परिवार का बैक्टीरिया होता है। इसका नाम साल्मोनेला एंटेरिका सीरोवेरिएंट टाइफी या शॉर्ट में एस टाइफी नाम है इसका, और ये ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव एनारोब प्रॉपर्टी का बैक्टीरिया होता है। इसी तरीके की कम तीव्रता वाली बीमारी जिसको पैराटाइफाइड फीवर भी कहते हैं, ये एस पैराटाइफी ए, एस पैराटाइफी बी और एस पैराटाइफी सी नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसके लक्षण मिलते जुलते होते हैं, लेकिन पैराटाइफाइड फीवर की तीव्रता बुखार की और लक्षणों की थोड़ी कम होती है। ये फैलता कैसे है? ये या तो संक्रमित व्यक्ति के या लक्षण रहित संक्रमित व्यक्ति, जिसको हम लोग कैरियर कह सकते हैं, उनके मल मूत्र में जो बैक्टीरिया रहते हैं उससे संक्रमित भोज्य पदार्थों व जल के स्वस्थ व्यक्ति द्वारा बिना विसंक्रमित किए हुए ग्रहण करने से आंतों में पहुंचकर फैलता है। अर्थात ये इसका ट्रांसमिशन ओरोफिकल रूट द्वारा होता है। ये मानव से मानव में ही फैलता है, इसका कोई जंतु का स्रोत नहीं है। इससे पता लगता है कि मानव मल का उचित निस्तारण इस बीमारी को फैलने से रोक सकता है। साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता और भोज्य पदार्थों व जल की उचित विसंक्रमण भी जरूरी है। विकसित देशों में स्वच्छता के पैरामीटर पे बहुत ही अग्रणी हैं और इस तरह से वहाँ पर इस बीमारी का प्रकोप ना के बराबर है। ये बीमारी मुख्यतः विकासशील देशों में ही सीमित रह गई है। 3 देश भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलाकर टाइफाइड मरीज के जो विश्व की संख्या है, विश्व में टाइफाइड मरीजों की संख्या उसका 85% इन्हीं 3 देशों में पाए जाते हैं। प्रभावित जनसंख्या में बच्चों में ये संक्रमण या इन्फेक्शन ज़्यादा मिलता है और मृत्यु दर भी बच्चों में टाइफाइड होने पे ज़्यादा होती है। भारत में हर लाख जनसंख्या पर 100 व्यक्ति इससे पीड़ित का एवरेज हम लोग को मिलता रहा है। टाइफाइड व पैराटाइफाइड फीवर को सम्मिलित रूप से एंटेरिक फीवर कहा जाता है। इंट्रान माने आंत होती है, क्योंकि इसका प्रथम अंग जो संक्रमित होता है वो इन आंतों में होता है। इस बैक्टीरिया की खोज डॉक्टर डेनियल साल्मन ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला रखा गया। इसके लक्षण टाइफस फीवर से मिलते थे और इसलिए लुईस पाश्चर जी ने इनका नाम टाइफाइड फीवर भी रखा था।
इसका संक्रमण मानसून के दौरान ज़्यादा फैलता है। इसका उद्भवन काल अर्थात इंक्यूबेशन पीरियड अर्थात संक्रमण होने के बाद पहला लक्षण जो प्रकट होता है उसके बीच का समय 5 से 21 दिन, एवरेज 7 से 14 दिन के लिए होता है। इसका सबसे मुख्य लक्षण बुखार और पेट दर्द होता है। बुखार 102 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका मिल जाता है मरीजों में। कभी कभी बुखार इतना तीव्र हो जाता है कि दवाओं से भी उतरता नहीं है, तो हमको कोल्ड स्पंजिंग करनी पड़ती है सही तरीके से। और अक्सर जो बुखार होता है वो रात में, शाम में ज़्यादा बढ़ता है। ये बीमारी कभी कभी 4 से 6 हफ्ता भी ले लेती है पूरी तरह ठीक होने में। आंतों में बैक्टीरिया जब प्रवेश करता है तो वहाँ से वो जो आंतों के चारों ओर मेजेंट्रिक लिम्फ नोड नाम के स्ट्रक्चर होते हैं उसमें वो प्रवेश करता है और साथ में ब्लड में प्रवेश करता है। जब ब्लड में प्रवेश करता है वहाँ से इसके लक्षण चालू होते हैं, जो भी टाइफाइड के लक्षणों के बारे में हम जानते हैं। और इस पीरियड को कि आंतों में संक्रमण पहुँचना और ब्लड में पहुँच करके लक्षण देना, ये 7 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जब रक्त में प्रवेश करता है बैक्टीरिया, वहाँ से रक्त द्वारा ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, लीवर में, स्प्लीन में, लीवर मतलब यकृत, स्प्लीन मतलब तिल्ली में, और बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, और साथ ही आंतों के दूसरे हिस्से जैसे गाल ब्लैडर और पेयर पैचेस में भी फैल जाता है। वहाँ से ये मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करके दोबारा रक्त में भी फिर से प्रवेश करता है और कहते हैं वहाँ जो आंतों में बैक्टीरिया होता है उसका एक्सक्रीशन मल में होने लगता है और जो ब्लड में रह जाते हैं वो यूरिन में फिल्टर होकर के बाहर निकलते हैं। बुखार और पेट दर्द के अलावा बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे सर दर्द, शरीर दर्द, ठंडक लगना, कमजोरी लगना, पसीना आना, सूखी खांसी आना, जोड़ों में दर्द, भूख में कमी, उल्टी उबकाई का एहसास होना, दस्त या कब्ज का हो जाना, ज़बान पर मैल का जमा होना जिसको कोटिंग ऑफ टंग कह सकते हैं, नाक से कभी कभी खून आ जाता है। और जब डॉक्टर इन लक्षणों से आए हुए मरीजों को जांच करता है तो उसको कभी कभी खास करके गोरे लोगों में एक गुलाबी रंग के चपटे चपटे स्पॉट्स दिख सकते हैं, जिसको हम लोग रोज स्पॉट्स के नाम से भी जानते हैं। और उसका यकृत अर्थात लीवर बढ़ा मिलता है, स्प्लीन या तिल्ली बढ़ी मिल सकती है। और बुखार के अनुरूप, बुखार की तेज़ी के अनुरूप जो हृदय की दर आमतौर पे बढ़ जाया करती है उतनी बढ़ी हुई नहीं मिलती है, अर्थात रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होता है। और ये सब मिलता है तो डॉक्टर को शक होता है कि कहीं ये टाइफाइड के फीवर की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है। और अगर कोई मरीज सही इलाज सही समय पे नहीं पाता है तो जटिलताएं भी हो जाती हैं, जैसे आंतों में अल्सर होना जिसको हम टाइफाइड अल्सर कह सकते हैं, और वहाँ से निकले खून की वजह से टट्टी में, मल में खून आने लगता है। अल्सर अगर फट गया तो आंतों में छेद हो जाता है। अल्सर अगर आंत का फट जाए तो आंतों में छेद हो जाता है और एक जटिल स्थिति पड़ जाती है, इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। ये इसका इन्फेक्शन अगर ब्रेन में पहुंच जाए तो मेनिंजाइटिस आदि के लक्षण जैसे झटके आना, बेहोशी आना आदि होने लगते हैं। फेफड़े में पहुंच करके निमोनिया होना, पैंक्रियाज व हार्ट में जा कर के इनका संक्रमण जब फैलता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन अर्थात शोथ हो जाता है, उसके लक्षण आने लगते हैं। और लीवर तिल्ली में इन्फेक्शन बिगड़ करके वहाँ पे पस की गांठें पड़ जाती हैं, यहाँ तक कि कभी कभी खून में भी थक्के बनने लगते हैं। और ये सब जटिलताएं मरीज की मृत्यु का कारण बनती हैं। यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि कुछ जनसंख्या में 3 से 5% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइफाइड पेशेंट में गाल ब्लैडर में संक्रमण कभी कभी पड़ा रह जाता है और ऐसे पेशेंट कैरियर का काम करते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि लक्षण रहित कैरियर के मलमूत्र से भी ये फैल सकता है। ऐसे मरीज साल भर बाद भी इनके मल और मूत्र से बैक्टीरिया आता रहता है। यदि चिकित्सक संदेह करता है
कि इन लक्षणों से कि इसको जो संभावित कारण है इसके बुखार का वो टाइफाइड है, तो वो कुछ इन्वेस्टिगेशन करा करके इसकी सिद्धि करता है कि इसमें टाइफाइड ही है कि और बीमारी है। साथियों, जो भी जर्म्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में जो भी प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन होते हैं और भी कंपाउंड होते हैं, ये हमारे शरीर में एंटीजन का काम करते हैं और इसके खिलाफ जब हमारे शरीर का रक्षा तंत्र कुछ खास पदार्थ को बनाता है प्रोटीन से, उनको हम एंटीबॉडी कहते हैं। इस बीमारी का जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो तो है कल्चर। अगर हम बॉडी फ्लूइड्स का, जैसे अस्थि मज्जा में का कल्चर या ब्लड का कल्चर या मलमूत्र का कल्चर करें, तो हम बैक्टीरिया अगर वहाँ मिल जाता है तो हम 100% श्योर हैं कि ये टाइफाइड का ही इन्फेक्शन है, संक्रमण है। अगर बोन मैरो का कल्चर हम कराते हैं तो यहाँ तक देखा गया है, इसकी सेंसिटिविटी इतनी अच्छी है 90% तक कि पहले वीक में अगर मरीज ने 4-5 दिन की दवा भी खाई होती है एंटीबायोटिक्स, उसके बावजूद 90% तक ये डायग्नोस्टिक कल्चर हमको पॉजिटिव मिल जाता है। लेकिन सब जानते हैं कि कल्चर में समय बहुत लगता है, 72 घंटे से ज़्यादा लग जाता है और बोन मैरो एक उसको निकालना, हड्डी से उसका रस को निकालना, एक दर्दीला इन्वेसिव तरीका है जिससे कहते कि मरीज अक्सर इनकार कर देता है और ये एक बहुत प्रचलित तरीका नहीं सिद्ध हुआ। दूसरा है ब्लड का कल्चर। ब्लड का कल्चर भी पहले ही वीक में पॉजिटिव आता है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी पुअर है, 40 से 80% है और 10 से 30 ml ब्लड की इसमें ज़रूरत होती है। और लेकिन कल्चर जो पॉजिटिव आते हैं ब्लड के और बोन मैरो के फर्स्ट वीक में आते हैं, जिसमें विडेल आपका नेगेटिव भी आता है। तो अच्छा टेस्ट दोनों, लेकिन पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है और मरीज अक्सर अपना सैंपल देने से इनकार करता है इतना ज़्यादा। स्टूल कल्चर मतलब मल का कल्चर, ये 60 से 70% व्यक्तियों में फर्स्ट वीक में पॉजिटिव आ सकता है और थर्ड वीक में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आता है और फर्स्ट वीक में ये पॉजिटिव नहीं होता है उतना ज़्यादा। मोस्टली ये जो है जो मल होता है, मल में बैक्टीरिया, ये 8 वीक तक हम लोग इसमें पा सकते हैं। तो थर्ड वीक के बाद इसकी डायग्नोसिस पक्की तौर पर बन पाती है, उसके पहले इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी पुअर रहती है, इसलिए इसका भी कल्चर कराना यूजलेस है क्योंकि तब तो मरीज के 2 हफ्ते बीत चुके होंगे बिना डायग्नोसिस के। यही हाल यूरिन कल्चर का भी है। तो सबसे अच्छा हमारे पास होता है कि हम मानव रक्त में अगर इस बैक्टीरिया के जो एंटीजन के अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडी है, उसको अगर हम माप करके संक्रमण का पता लगाएं, जिसके ढेर सारे हमारे पास टेस्ट उपलब्ध हैं, जैसे विडाल टेस्ट, टैफिडाट टेस्ट एट्सेट्रा, तो हम मरीज की सही समय पर डायग्नोसिस बना करके, जल्दी डायग्नोसिस बना करके मरीज का इलाज जल्दी सही रास्ते पर ला सकते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करते रहिए। धन्यवाद।